हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार बेटा। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में देखा था कि न्यू डेफिनेशन क्या होती है, ओल्ड डेफिनेशन क्या होती है, और फिर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के कौन से प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। उनको एग्जाम्पल सहित हमने देखा था कि उनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स वे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। हमने जो पहला लेक्चर जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट सेल है या एनिमल टिश्यू है, उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में अगर हम बारीक पीस कर उसे बारीक कपड़े से छानते हैं तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वह तो उस कपड़े से नहीं छनते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स उस कपड़े से छन जाते हैं। जो लिपिड मोलिक्यूल है ये माइक्रोमोलिक्यूल होते हुए भी जो पोर्शन नहीं छना था उसमें प्रेजेंट होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि लिपिड मोलिक्यूल वाटर में इनसोल्यूबल होता है। क्योंकि अगर हम वाटर की बात करें तो ये फॉर्मूला हो गया वाटर। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ये ऑक्सीजन हो गया और इस ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं, एलिमेंट जुड़े रहते हैं। अगर इसमें बात करें तो ये जो ऑक्सीजन होता है इस पर तो हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, और ये हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। मतलब इस हाइड्रोजन एटम में हमें पोलैरिटी देखने को मिलती है। जबकि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, इस लिपिड मॉलिक्यूल में ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड, यह हमें एक लॉन्ग चेन देखने को मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार की पोलैरिटी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमें देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए ये उस मैक्रो मॉलिक्यूल वाले पोर्शन में देखने को मिलता है, लेकिन ये वास्तव में माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। अगर हम लिपिड की बात करें तो बेसिक तौर पर लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन लिपिड की स्ट्रक्चर देखिए तो लिपिड में हमें जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं, इन कार्बन और हाइड्रोजन एटम की संख्या होती है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है ऑक्सीजन की तुलना में, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने लिपिड के बारे में कुछ बेसिक बातें देखी है। अब लिपिड किससे मिलकर बना होता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल है वह लिपिड मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है? जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में ग्लिसरॉल को एक लिपिड बताया गया है, लेकिन वो गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है ये लिपिड ना होकर एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के पीछे ओल लगा हुआ है। ओल लगा हुआ है इसका मतलब एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, और इसके साथ में यह एक हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। जैसे हम ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर देखें तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर ये होती है CH2OH, CHOH और CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। अगर इसका IUPAC नाम या केमिकल नेम की बात करें तो वो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम होता है। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है और फैटी एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है।
फैटी एसिड की बात करें तो ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और इसके एक सिरे पर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है और जो दूसरा सिरा होता है उससे एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक की लंबी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, फैटी एसिड होता है। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें, जैसे पामिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, पोमिटिक एसिड की बात करें तो इसमें एक COOH ग्रुप तथा यह हाइड्रोकार्बन लंबी श्रृंखला हो गई। अगर पामिटिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सहित टोटल 16 कार्बन की एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला देखने को मिलती है और यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में अटैच होकर एक लिपिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। वो देख लेते हैं कि किस प्रकार अटैच होते हैं। जैसे यह हो गया ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, यह तो हो गया ग्लिसरॉल। अब इसके साथ में जुड़ता है फैटी एसिड। फैटी एसिड, अगर हम फैटी एसिड में पोमेटिक एसिड ले लेते हैं तो यह होता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CH2 14 और CH3, यह हो गया पोमेटिक एसिड। अब क्या होता है, ये जो फैटी एसिड है ये हो गया फैटी एसिड और वो भी पोमेटिक एसिड, और ये हो गया ग्लिसरॉल। फैटी एसिड की बात करें तो इसमें जो OH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH तथा एल्कोहल का या ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट निकलते हैं और H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो गई डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन हो गई, या इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो दो यूनिट, सिंपलेस्ट यूनिट आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स यूनिट का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे सिंथेसिस बोल रहे हैं और इसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंडेंसेशन रिएक्शन बोल देते हैं। अब जैसे H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकला तो ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, जैसे ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, क्योंकि यहां से H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं एस्टर बॉन्ड। और ये जो लिपिड की स्ट्रक्चर होती है इसे मोनोग्लिसराइड कहते हैं। मोनो क्यों? क्योंकि ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया और जो फैटी एसिड होता है ये एक होता है, इसलिए मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। अगर फैटी एसिड 2 होते हैं तो इसे डाइग्लिसराइड बोल देते हैं, और 3 होते हैं तो इसे हम ट्राइग्लिसराइड बोल देते हैं। जैसे इसे बोल देते हैं मोनोग्लिसराइड, ठीक, ये हो गया मोनोग्लिसराइड। अगर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल इसके साथ में और जुड़ जाता है तो यह बन जाएगा डाइग्लिसराइड। देखते हैं यहां से, जैसे HOOC कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और CH2 14 CH3, यहां से H2O बाहर निकला,
डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस होती है, और यहाँ पे आपस में बॉन्डिंग होके एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यह बन जाता है डाइग्लिसराइड। अगर 3 फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। जैसे यह बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। जो लिपिड, जैसे एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होती है वह फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक में फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर को भी मेंशन किया गया है। तो हम उस फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि यहां से जो हमने तीसरा फैटी एसिड जोड़ा है, उस फैटी एसिड के साथ में यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, और उसके साथ में अदर मॉलिक्यूल भी जुड़कर फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर ओनली फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे फॉस्फेट बोल देंगे, फॉस्फोलिपिड बोल देंगे, और अदर एडिशनल ग्रुप जुड़ता है तो उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नेम हो जाएगा। जैसे हम लेसिथिन की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसका फॉर्मूला होता है H3PO4। जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, PO4, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है उसकी वैलेंसी होती है 5, इसलिए यहाँ पे 5 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस फॉस्फोरस के साथ में, और ये यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, जैसे, ठीक है। और यहां से लेसिथिन जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड, एक न्यू फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होगा। जैसे लेसिथिन की बात करें तो ये इस प्रकार यह हो गई लेसिथिन की स्ट्रक्चर, जो कि एक फॉस्फोलिपिड होता है, और एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलता है लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन, ठीक, हमने ये स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखते हैं कि जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, हम एक एक को देख लेते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या हुआ, जो फैटी एसिड की लंबी हाइड्रोकार्बन चेन हमें देखने को मिलती है, उस लंबी हाइड्रोकार्बन चेन में हमें केवल और केवल कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n और O2। ये जनरल फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल होता है पामेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड।
जो एनिमल सेल होती है उस एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें सेचुरेटेड टाइप का फैटी एसिड देखने को मिलता है। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह टेम्परेचर जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसे हम उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। जो एनिमल होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब बाहर का टेम्परेचर तो बहुत अधिक होता है और अंदर का टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पर होता है। गर्मियों के टाइम पर बहुत अधिक होता है और सर्दियों के टाइम पर कम होता है। अगर गर्मी के समय में हम देखें तो ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनका गलनांक उच्च होता है, इसलिए ये द्रव अवस्था में नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमारी जो एनिमल की जो सेल होती है उस सेल मेम्ब्रेन इसे सेल को एक निश्चित आकार में बनाए रखने का कार्य करती है। पोमेटिक एसिड, पोमेटिक एसिड की बात करें तो पोमेटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH CH2 14 CH3। यह पोमेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अगर स्टीरिक एसिड की बात करें तो COOH CH2 16 CH3। इनमें किसी भी प्रकार का हमें डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। लेकिन ये तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड को फूड में ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये किसी भी रक्त वाहिनिका या धमनी या शिरा में जाकर जमा हो जाता है और ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ब्लॉकेज का खतरा रहता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। ठीक है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत मोटे हो जाने के बाद बोलते हैं कि हम फैटी एसिड या लिपिड को या कोई भी ऑयली फूड हम ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो लिपिड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करवाने के लिए लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ऑयली फूड या नहीं ग्रहण करेंगे, लिपिड बाहर से ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में लिपिड की कमी हो जाएगी और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेशन में फंक्शन नहीं करेगा, इसलिए हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर में हमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोल देते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये रूम के टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड फॉर्म में या द्रव अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। जो अधिकांश ऑयल है, तेल है या प्लांट ऑयल है वह हमें द्रव अवस्था में देखने को मिलते हैं। सर्दियों में भी द्रव अवस्था में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका गलनांक कम होता है और उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो जैसे ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, इसके अलावा लिनोलिक एसिड,
और फोर्थ होता है लिनोलेनिक एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2XO2 होता है। ये जो अक्स होता है, अक्स का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जो ओलिक एसिड है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिनोलेनिक एसिड की। इसमें हमें दो डबल बॉन्ड, जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है यह लिनोलेनिक फैटी एसिड होता है, जिसमें हमें दो डबल बॉन्ड देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर इस फॉर्मूले पर अप्लाई करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो C16 C18 H32 और O2, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब जो कार्बन होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 1:2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 36 हाइड्रोजन एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन कितने हैं? 32। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन कम है। 4 हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब इसे फॉर्मूले में अप्लाई करो। C18 H2 18 और माइनस 2, अक्स की वैल्यू क्या थी? डबल बॉन्ड, ये लो डबल बॉन्ड और O2। ये हो गए 4, 2 इंटू 2 4 हो गए। ये यहां पे जैसे C18 हो गया, H36 हो गया, और इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो यहां पे रहेगा 32 और O2। ये इस मतलब जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हम लिनोलिक एसिड की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। लिनोलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C18 H34 O2। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। जो आर्किडोनिक एसिड है H32 और O2, यह फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 हाइड्रोजन कम है तो 4 डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। वो एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं? एक नंबर पर लिनोलेइक एसिड, दूसरा होता है लिनोलेनिक एसिड, और थर्ड होता है आर्किडोनिक एसिड। ये होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। और जैसे ही हम अगर ऑयली फूड या बिल्कुल फैट बॉडी के अंदर नहीं लेंगे तो इन एसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो जाएगी और हमारा नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब हम देख लेते हैं जो लिपिड होता है वह लिपिड कितने प्रकार के होते हैं। लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
सिंपल लिपिड, पहला होता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड का मतलब क्या हुआ कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें ओनली ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड हमें देखने को मिलेंगे। इनके अलावा कोई एडिशनल ग्रुप हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वैक्स, सुबेरिन, ठीक है। दूसरा आता है कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड भी बोल देते हैं इसे। कंपाउंड लिपिड की बात करें तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के साथ में कोई एडिशनल ग्रुप दूसरा हमें देखने को मिलता है। जैसे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इसमें हमें कोई एडिशनल ग्रुप भी देखने को मिलता है। एडिशनल ग्रुप की बात करें तो जैसे लिपिड हो गया और लिपिड के साथ में कोई फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे हम बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये हमें देखने को मिलते हैं। ये हो गई कंपाउंड लिपिड। थर्ड हो गया डेरिवेटिव लिपिड। डेरिवेटिव लिपिड का मतलब कि सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड में ही कुछ चेंजेस के कारण ये बनते हैं, जिसमें आ गए ट्रपीन्स, स्टेरोल्स और ट्रपीन्स में मोनोट्रपीन्स, डाइट्रपीन्स आ गए। ये होते हैं सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटिव लिपिड। ये लिपिड के प्रकार हो गए। अब हम देख लेते हैं कि स्टेरोल क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्टेरोल को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारे जो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन है वह एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। क्योंकि स्टेरॉयडल कौन से, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। इसलिए हम देख लेते हैं कि स्टेरॉयड की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्टेरॉयड या स्टेरॉल, स्टेरॉल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, जो कि स्टेरॉल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि एक मेल हार्मोन है। ठीक है, अब हम स्टेरॉल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्टेरॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें 6 रिंग देखने को मिलती है हमें। जैसे ये होती है स्टेरॉल की स्ट्रक्चर। अब इसी स्टेरॉल का मॉडिफिकेशन होता है और हमें देखने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल। तो उस कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है।
कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला होता है C27H45O। ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला होता है। और कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप देखने को मिलता है। ये होती है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर, तो जो कि आपकी NCERT की बुक में मेंशन की गई है। ठीक है, अगर इसकी कार्बन की नंबरिंग करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। मतलब ये 27 कार्बन प्रेजेंट होता है। ये होती है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर, जो कि एक लिपिड है। इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने देखा कि लिपिड क्या होते हैं, लिपिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें कौन कौन से हमें मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, और लिपिड के भी हमने प्रकार देखे कि सिंपल लिपिड क्या होती है, कंपाउंड लिपिड क्या होती है, डेरिवेटिव लिपिड क्या होती है, और हमने कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से देखा है। थैंक यू। इससे अगला पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।